राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाने इस वक्त जा रही है। 15 दिसंबर यानी कल भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भजन लाल के साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अल्बर्ट हॉल के सामने रामनिवास बाग में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। वहीं केंद्र के नेताओं और मुख्यमंत्रियों को भी समारोह के लिए निमंत्रण भेजे गए हैं। इस दौरान रामनिवास बाग के अंदर संचालित होने वाला सामान्य ट्रैफिक को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। रामनिवास बाग के बाहरी रास्तों पर जरूरी सेवाओं के वाहनों का भी आवागमन इस वक्त चालू रहेगा, लेकिन एसएमएस हॉस्पिटल में दिखाने के लिए मरीज और उनके परिजन आ जा सकेंगे। अब शपथ ग्रहण समारोह में पहले भजन लाल शर्मा के संभावित मंत्रिमंडल की लिस्ट सामने आ चुकी है। कौन कौन हो सकता है उसका जिक्र यहाँ कर लेते हैं। बाबा बालकनाथ, इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा का नाम इसमें शामिल हो सकता है। जोगेश्वर गर्ग, जितेंद्र गोठवाल, गजेंद्र सिंह खीवसर, अनीता भदेल, नौक्षम चौधरी, पबाराम विश्नोई, सुरेश रावत, भैराराम सियोल, इसके साथ ही झाबरमल खर्रा, दीप्ति किरण महेश्वरी और विश्वराज, ये मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ऐसी चर्चाएं इन नामों को लेकर के यहां पर तेज हो गई है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही सीएम मोहन यादव एक एक्टिव मोड में नजर आए। मुख्यमंत्री मोहन यादव पदभार संभालने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लेकर अपने इरादे भी साफ कर चुके हैं। मोहन यादव ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही सनातन की तरफ आगे बढ़ने के संकेत दिए। सीएम मोहन यादव ने पहला बड़ा फैसला लेते हुए सबको हैरान किया। सीएम मोहन यादव के बाद आदेश जारी करते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि खुले में मांस अब नहीं बिकेगा। खुले में अंडा मछली बेचने पर भी पाबंदी है और इन नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा कि खुले में मांस बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी और इसके साथ ही क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, पहले आपको सुनवा देते हैं। फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज़ को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है और चूँकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है। और मोहन यादव के इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश में सियासत छिड़ गई है। साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का कहना है कि लोग खुले में मांस इसलिए बेचते हैं क्योंकि उनके पास दुकानें नहीं है। सरकार को उनको दुकानें मुहैया करवानी चाहिए और उसके बाद अगर वो खुले में बेचे तो फिर इसे बैन करना चाहिए। हाँ, मांस और जहाँ तक मांस और अंडे का मामला है तो मांस अंडे खुले में अगर बेच रहा है तो ये तो सरकार की नाकामी है। सरकार उसको दुकानें मुहैया करा दे, जैसे ही दुकानें उसे मिल जाएं उसके बाद अगर खुले में बेचेगा तो उस पर बैन करना चाहिए और मुकदमा भी लगाना चाहिए। लेकिन जब दुकानें आपने नहीं दी हैं और इधर बैन कर रहे हैं तो गरीब के पेट पर लात मारने का सरकार का ये फैसला है, इसको मैं विरोध करता हूँ। अच्छा, देखिए, मध्य प्रदेश को लेकर के अक्सर लोगों के दिल में ये रहता है कि ये शाकाहारी राज्य है और यहाँ शाकाहारी लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन आंकड़े इसके बिल्कुल उलट है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग मांसाहारी हैं, इसका जवाब है कि प्रदेश में तकरीबन 2 में से 1 व्यक्ति मांसाहारी है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल की जारी जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है यानी SRS बेसलाइन सर्वेक्षण 2014 के आंकड़े ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 50% आबादी शाकाहारी है और तकरीबन इतनी संख्या में लोग मांसाहारी हैं, यानी वो मांस का सेवन करते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की तुलना में मध्य प्रदेश में मीट की खपत ज्यादा होती है। तस्वीर साफ हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में अपने ताबड़तोड़ बड़े फैसलों को लेकर के मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी से देश भर में चर्चा का विषय बन चुके हैं। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हुए जिक्र करते हैं हम अलग किसी राज्य का। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाई है, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ लेने के बाद फैसला लेना शुरू किया, जिसका जिक्र इस वक्त हमने किया। लेकिन कांग्रेस में अभी भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस में अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जंग चल रही है और हर कोई अपना अपना नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए उछाल रहा है। भोपाल के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष का फैसला दिल्ली हाईकमान करेगा।
सभी माननीय विधायकों ने एक मत से प्रस्ताव पारित किया है कि जो हाईकमान का फैसला होगा वो मान्य होगा। तो हाईकमान के ऊपर सभी ने प्रस्ताव पास करके एक तरीके से भेज दिया है। तो आपको लगता है दिल्ली से अब फैसला होगा? जी, दिल्ली से फैसला होगा और वही फैसला सभी को मान्य होगा। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बैठक में पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने विधायकों से 1-to-1 चर्चा की। बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल नहीं हुए और कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बताया कि कमलनाथ का कार्यक्रम छिंदवाड़ा जिले में पहले से ही तय था, लेकिन छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, मैं रिटायर नहीं होने वाला, आखिरी सांस तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा को। मैंने परिवार की ओर नहीं देखा, मैंने अपने स्वास्थ्य की ओर नहीं देखा और अपनी जवानी समर्पित कर दी कि हम छिंदवाड़ा को आगे बढ़ाएं। और यही कहना चाहता हूं कि आखिरी सांस तक मैं आपके साथ रहूंगा। मैं रिटायर नहीं करने वाला, मैं सोचेगा मैं रिटायर करूंगा। आखिरी सांस तक आप सबका। तस्वीर मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जंग छिड़ चुकी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की तर्ज पर ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में आदिवासी नेता को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना सकती है। कांग्रेस में ओबीसी चेहरे के तौर पर कौन कौन है? विजयपुर विधायक रामनिवास रावत और ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सतना विधायक है सिद्धार्थ कुशवाहा के नाम पर भी चर्चा इस वक्त जोरों पर है। चलिए आगे बढ़ते हुए बिहार का जिक्र करते हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर के संग्राम एक बार फिर से शुरू हो चुका है। विपक्ष में नीतीश कुमार पर इस वक्त विपक्ष हमलावर है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। नीतीश कुमार 2005 से 2015 तक गांव-गांव घूमकर लाइसेंस बांट रहे थे और अब शराबबंदी का नाटक कर रहे हैं। शराबबंदी का विरोध करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार शराबबंदी की आड़ में गरीबों को जेल में डाल रहे हैं। अगर उनकी सरकार आई तो शराबबंदी वो हटा देंगे और सभी को पीने के लिए फ्री में छोड़ दिया जाएगा। पहले भी यही होता था और नहीं तो शराबबंदी को लेकर के बिहार में गुजरात मॉडल लागू करेंगे। जो हमारा नशाबंदी का जो कानून बना है उससे गरीबों को घाटा हो रहा है और घाटा इस रूप में हो रहा है कि जो पाभर या आधा किलो शराब कभी पीते पकड़ा गए तो वो जेल में है, वैसे लाखों की संख्या में है। लेकिन जो रात में 10 बजे के बाद लाख रुपया के औरत मर्द पीते हैं उनको कोई नहीं पकड़ता है। इस तरह की शराबबंदी हम नहीं रहने देंगे और अगर रहेगा भी तो गुजरात पैटर्न पर हम लोग शराबबंदी करेंगे जिससे कि किसी को कोई घाटा नहीं होगा। शराबबंदी को लेकर के जीतन राम मांझी की टिप्पणी पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू का कहना है कि बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी। शराबबंदी से बिहार की सेहत में सुधार हो रहा है। वो मांझी का बनावटी भाषा है। कहीं जो भी गरीब है सब खुशी है, कोई किसी में दिक्कत नहीं है। मांझी को अपना मंतव्य है, वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, अपना मन की बात कर रहे हैं। शराबबंदी से पूरे बिहार की जनता में खुशी की लहर है। मतलब कानून वापस नहीं लिया जाएगा? नहीं। तो लोकसभा की तैयारी में जुटे नीतीश कुमार पर विपक्ष ने अभी से हमला करना शुरू कर दिया है। ऐसे में साफ है कि विपक्ष नीतीश कुमार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश इस वक्त कर रहा है। आगे बढ़ते हुए दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली में अब सफर करना और आसान हो जाएगा क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर अब ई बसों की संख्या और बढ़ गई है जो आपको आराम से आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। दिल्ली में सबसे ज्यादा ई बसें चलाई जा रही है, मतलब दिल्ली में सबसे अधिक ई बसों का संचालन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में इस वक्त किया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 500 इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 1300 हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2022 से 800 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर चल रही है। बसें अब तक 34,000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड काट चुकी है। 2025 तक दिल्ली में कुल 10,480 बसें होंगी जिनमें बेड़े का 80% हिस्सा इलेक्ट्रिक बसें होंगी।
अधिकारी के मुताबिक इससे सालाना 4.67 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण नहीं करेगी और इस तरीके से नई बसें दिल्ली में और ऐड होती चली जाएगी। और इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने खुशी जाहिर करते हुए एलजीवीके सक्सेना को धन्यवाद दिया है। आज जो हम लोगों ने 500 बसेस को रिलीज किया है वो जीरो ट्रांसमिट करेंगी पोल्यूशन को, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और इस तरीके की नई नई चीजें और ऐड होती चली जाएंगी। दिल्ली को हमें और बेहतर करना है, इसके लिए पूरे प्रयास चल रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि आज 500 बसेस इसमें इंडक्ट की गई हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर, और मैं दिल्ली के लोगों को इस मौके पे बधाई देता हूं। मैं उपराज्यपाल महोदय का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से आज इस ओकेजन को ग्रेस करने के लिए समय निकाला। तो अब अपने पास 1300 बसें हो गई हैं दिल्ली में, इलेक्ट्रिक बसेस। तो दिल्ली अपने देश में वो शहर है जो नंबर 1 इलेक्ट्रिक बसेस पे है, और इसी तरह से हमारी कोशिशें जारी रहेंगी दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। दिल्ली वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन। 500 इलेक्ट्रिक बसेस एक साथ हम आज फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, और इन 500 बसेस को फ्लैग ऑफ करने के बाद जो दिल्ली की बस फ्लीट है वो 1300 इलेक्ट्रिक बसेस की हो जाएगी। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम में ऊंचाई वाले इलाकों में फंसे 800 से अधिक पर्यटकों को रेस्क्यू ऑपरेशन कर बचा लिया है। अधिकारियों के मुताबिक पर्यटकों में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल पर्यटक बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से पूर्वी सिक्किम के अलग अलग इलाकों में फंस गए। अधिकारियों का कहना है कि भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने बचाव अभियान चलाया। ये बचाव अभियान देर शाम तक जारी रहा, जिसमें सभी फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। सेना ने पर्यटकों को रहने के लिए आश्रय, गर्म कपड़े, मेडिकल ट्रीटमेंट और गर्म खाना दिया। उन्होंने ये भी बताया कि फंसे हुए पर्यटकों को ठहरने के लिए सैनिकों ने अपनी बैरकें भी खाली कर दी है।